हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 10 का सेट 5 824 EN 2023 का पेपर हल करेंगे, जिसमें उपभाग 2 में पहला प्रश्न यानी बहुविकल्पीय का 8वां प्रश्न है। आर्सेनिक तत्व है, AS जो है वो कौन सा तत्व है? तो आर्सेनिक है, ये उपधातु है। क्या है? उपधातु, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो हम जानते हैं कि तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु क्या है? जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक बनाए वो धातु यानी मेटल। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक बनाए वो अधातु। त्याग करके धनात्मक बनाए वो धातु यानी धातुएं धनात्मक बनाती हैं, अधातुएं ऋणात्मक बनाती हैं। और जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। तो अधिकांश में उपधातु ही पूछा जाता है। आवर्त सारणी में यानी 118 तत्वों में मुख्यतः 7 उपधातुएं पाई जाती हैं। और हम सातों का नाम याद कर लें तो अधिकांश क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आर्सेनिक, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम क्या है? धातु हैं, अधातु हैं, उपधातु। तो ये सारी की सारी उपधातु हैं। कितने उपधातु हैं? 7। सातों का नाम लिख लेंगे। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिनियम, पोलेनियम। ये आपकी 7 उपधातुएं हो गई। 2 2 4 2 6 1 7। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलेनियम। 7 में से कोई एक देके पूछ लेता है निम्न में से कौन सा तत्व है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, यानी कि प्रकृति क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रोपेन है। प्रोपेन का सूत्र पूछा है। प्रोपेन एल्केन का है और एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। यानी प्रोपेन में कितना कार्बन? 3 कार्बन के लिए सूत्र रखेंगे C3H8। देखिए C3H8 प्रोपेन में कौन सा है? तो 3 कार्बन वाला सीधी श्रृंखला में H8 आपका पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन। CH3 CH2 CH3। तो आपका 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है? अपक्रिया दी हुई है और पूछा है कि अपक्रिया कौन सी अपक्रिया है। अपक्रिया दी है 10वां क्वेश्चन, Fe2O3 + 2Al गिव्स आउट Al2O3 + 2Fe। देखिए यहाँ Al अधिक क्रियाशील तत्व है और Fe को विस्थापित कर रहा है। एक परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं को विस्थापित कर देता है, तो यह अपक्रिया कहलाती है कौन सी अपक्रिया? विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? विस्थापन अपक्रिया। तो इसका आंसर विस्थापन अपक्रिया में इसका ऑप्शन डी है। तो 10वें का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कॉलम ए के दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उपभागों में से कीजिए। मिलान करना है हमें। ये 12वां प्रश्न है। और 11वां प्रश्न जो है, आवर्त सारणी में दाएं से बाईं ओर बढ़ने पर। तो आवर्त सारणी आपके पाठ्यक्रम से हटा दी गई है, तो ये क्वेश्चन स्टार भी लगा इस पर। 12वां क्वेश्चन है। पहला जो है ये है एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड बी वाले कॉलम में एस्टिक एसिड यानी सिरका इसे बोलते हैं। तो ये सिरके के निर्माण में आता है और सिरका इस ऑप्शन में है तीसरे पर। तो पहले का हो जाएगा 3। एथेनॉल। एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल शराब बनाते हैं और एथिल अल्कोहल स्पीड बनाने में। तो ये एथिल अल्कोहल का दूसरे में है स्पीड बनाने में। तो बी का हो जाएगा 2। अगला है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, देखिए कास्टिक सोडा का निर्माण साबुन की घटना में, साबुनीकरण में होता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा साबुन के निर्माण में। और सी का ऑप्शन नंबर 1 है। सी का पहला दिया हुआ है। चौथा है अपमार्जक। अपमार्जक क्या करते हैं? कपड़े को साफ करते हैं। तो डी का चौथा ऑप्शन अपमार्जक हो जाएगा चौथा। तो आपका कोड बन गया 3 2 1 4 32 14। और ये आपका ऑप्शन नंबर है डी, यानी 12वें का डी नंबर सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का pH मान है। शुद्ध जल का जो pH मान होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर, ये होता है 7। कितना होता है? 7। तो 13वें का कौन सा आंसर है? 7 आपका है डी ऑप्शन।
तो 13 का डी ऑप्शन सही। ये प्रश्न कई बार आया है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, बार बार ये 19, 20, 21, 22, 23 इस वर्ष भी आएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद अगला प्रश्न आपका है दीर्घ उत्तरीय में। ये प्रश्न आपके 2-2 नंबर के लिए दिए गए हैं। 2-2 नंबर में प्रश्न आया है और इसमें लिखना है आयुपीएससी नाम। पहला प्रश्न इसमें निम्नलिखित यौगिकों का आयुपीएससी नाम लिखिए। तो आयुपीएससी नाम हम जानते हैं कि जब कोई संरचना दी होती है तो उसका आयुपीएससी नाम लिखते हैं। इसमें संरचना भी बनाना है और आयुपीएससी नाम भी लिखना है। ये प्रश्न आपका 5वें से स्टार्ट है, लघु उत्तरीय प्रश्न। 5वें में आयुपीएससी नाम का लिखना है। इसका नाम है 5वें का और इसमें लिखना है नियोपेंटेन का। नियोपेंटेन। पहले हम जान जाए नियो किसे कहते हैं। जब कोई कार्बन अगल बगल 4 कार्बन से जुड़ा हो, चतुष्क कार्बन से, तो ऐसी संरचना को बोलते हैं नियो। जैसे ये कार्बन है, ये 4 कार्बन से जुड़ जाए, एक इधर कार्बन, एक इधर CH3, एक इधर CH3, एक इधर CH3, तो ये कहलाएगा कौन सा संरचना? नियो संरचना है। 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंटेन, तो ये होगा नियोपेंटेन। इसका आयुपीएससी नाम पूछा। आयुपीएससी नाम में सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनेंगे। 1 2 3 1 2 3, यानी सबसे लंबी श्रृंखला 3 की आ रही है। हम चुन लेंगे 1 2 3। तो 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला, ये CH3 बच गया, या पूर्व लिंग में आएगा। CH3 के लिए मिथिल कितने हैं? 2 मिथिल, और दूसरे कार्बन पर जुड़े हैं तो 2, कितने मिथिल? 2 डाई मिथिल, ये हो गया पूर्व लिंग। अब आपकी 3 कार्बन की श्रृंखला है। 3 कार्बन की श्रृंखला के लिए लिखते हैं हम प्रोप। अब देखिए इनके मध्य कौन सा बंध है? सिंगल बॉन्ड, तो इसके लिए लेंगे एन, तो हो जाएगा 2, 2 डाई मिथिल प्रोपेन। अगला प्रश्न है द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का पहले हम चित्र बनाएंगे। तो खा नंबर है आपका द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो ब्यूटिल के लिए 4 कार्बन, CH3 CH CH CH3, ये हो गया आपका ब्यूटिल। एल्कोहल जोड़ना है यानी OH समूह जोड़ना है द्वितीयक कार्बन से, यानी ऐसे कार्बन से जो कार्बन 2 कार्बन अन्य कार्बन से जुड़ा हो। तो ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, ये भी कार्बन, कोई एक कार्बन पर लगा लीजिए। मान लीजिए OH हम यहाँ लगा दे रहे हैं, इसकी बैलेंसी पूरा करने के लिए यहाँ लगा दिए CH2। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है और OH लगा है इस पर, तो कहेंगे द्वितीयक एल्कोहल। कितने कार्बन का? 1 2 3 4, तो इसे बोलेंगे क्या? द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। इसका आयुपीएससी नाम। कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2 3 4, यहाँ से तीसरे पर आ रहा है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ से दूसरे पे आ रहा है। तो हम कोई क्रियात्मक समूह लगा है उसे कम से कम नंबर देंगे, तो यानी 2 वाला सही रहेगा। 1 2 3 4। अब इसकी नंबरिंग 4 के लिए यहाँ पर क्या होगा? ब्यूटेन। कितने पर लगा? OH 2 पे। एल्कोहल के लिए लिखते हैं आल, या सिंपल से लिखते हैं 2 ब्यूटेनॉल। इसका आयुपीएससी नाम हो जाएगा। सबसे लंबी श्रृंखला 4 कार्बन की, 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, फिर लगा है क्रियात्मक समूह OH के लिखते हैं आल, वो कितने कार्बन पर लगा है? दूसरे पर, तो ब्यूटेन 2 आल या 2 ब्यूटेनॉल। अगला प्रश्न आपका है ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। पहले हम एस्टिक एसिड का सूत्र जानते हैं। एस्टिक एसिड का सूत्र होता है CH3 डबल बॉन्ड OH। तो हमें एस्टिक एसिड का जगह ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, यानी 3 क्लोरो जोड़ना है, तो 3 हाइड्रोजन को हटाकर हम जोड़ दिए 3 क्लोरो, तो होगा ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। इसकी संरचना पहले हम बनाएंगे तब आयुपीएससी नाम लिख पाएंगे। इस कार्बन से 3 Cl जुड़े हैं, 3 Cl जोड़ दिया। इस कार्बन से एक OH जुड़ा है और C डबल बॉन्ड बन गया। नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से क्रियात्मक समूह हो। 1 2 कार्बन की श्रृंखला और 3 Cl बच गए। तीनों Cl के लिए कितने लगा है? 2 पर, तो हो जाएगा 2, 2, 2। कितने हैं? 3 के लिए ट्राई, Cl के लिए क्लोरो।
एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड एन, एथेन। और सी डबल ओ एच के लिए जो होता है क्रियात्मक समूह होता है ओइक एसिड। तो हो गया 2,2,2 ट्राई क्लोरो एथेनोइक एसिड। हिंदी में लिखेंगे तो एसिड को अम्ल लिख देंगे। अगला प्रश्न है आपका घ नंबर एसिटिलीन का। एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2। इसकी संरचना बनाएंगे तो CH सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं आइन। कितने कार्बन? दो कार्बन। दो कार्बन के लिए एथ, कोई पूर्वलंग बचा नहीं, इसमें प्राथमिक अनुलग्न है आइन, तो हो जाएगा इसका विशेषण नाम एथाइन। ये आपका 5वां प्रश्न समाप्त हुआ। 6वां प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त हैं? आवर्त सारणी आपके पाठ्यक्रम से हटा दी गई है तो इस प्रश्न को हल करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले आवर्त सारणी पाठ्यक्रम में थी, अब वो चैप्टर आपके कोर्स से हटा दिया गया है, तो आवर्त सारणी आपके चैप्टर में या आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो 6वां प्रश्न हल नहीं करेंगे। 7वां प्रश्न है क्या होता है जब? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 7वें का प्रश्न है क्या होता है जब केवल संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। हमें रासायनिक समीकरण देना है लेकिन वो संतुलित है। संतुलित का अर्थ है अभिक्रिया या अभिकारक का बायां पक्ष बराबर अभिकारक का दायां पक्ष, यानी दोनों पक्षों में परमाणु की संख्या क्या हो? बराबर हो। चूने के पानी में, चूने का पानी का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। इसमें 1.5 तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करो तो क्या बनेगा? अब आप जानते हैं चूने का पानी का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, तो ये CaCO2 एक ओ ले लेगा तो बन जाएगा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ 2H एक O यानी H2O बच गया, तो ये आपका बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम बुझा हुआ चूने की अभिक्रिया कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होता है? दुधिया, और लगातार कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर इसका दुधिया रंग गायब हो जाता है और ये रंगहीन बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का एक नाम है चूना पत्थर। जितने संगमरमर पत्थर बनते हैं, टाइल्स बनती हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है खा नंबर 7वें का खा नंबर। शुष्क या बुझे चूने की अपक्रिया शुष्क Cl2 से कराई जाती है, ये भी पूछा है। खा 2 नंबर में वही संतुलित करना है हमें, तो बुझा हुआ चूना का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी अपक्रिया किससे कराते हैं? क्लोरीन गैस से। तो हम बुझे हुए चूने की क्लोरीन से अपक्रिया कराते हैं तो बनाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, यहाँ से O जुड़ गया तो यहाँ 2H और एक ऑक्सीजन बचा यानी H2O। यानी जब हम बुझे हुए चूने की अपक्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ये अपक्रिया भी इम्पॉर्टेंट है, ये हर पेपर में पूछी जाती है, हर एक सेट में लगभग मिलेगी। अगला अपक्रिया है जिप्सम को गर्म किया जाता है, यानी क्या होता है जब जिप्सम को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो जिप्सम का सूत्र पहले हम देख लेंगे। जिप्सम का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ये है आपका जिप्सम। इसका औद्योगिक नाम है जिप्सम, इसका सामान्य नाम क्या होगा? ये कैल्शियम है, ये सल्फेट है, H2O का नाम होता है हाइड्रेट, 2 है तो डाई लग जाएगा, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, जिसको बोलते हैं जिप्सम। अगर इसको हम 373 डिग्री के मतलब 373 केल्विन से लेकर 393 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो ये POP बनता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O। यहाँ पर 2 H2O है, हाफ H2O है, बचा यहाँ पे, तो कितना H2O निकल जाएगा? 3/2 H2O।
यानी 3/2 जल आपका बाहर हो जाएगा और आपका बन जाएगा POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है आपका, सोडियम धातु की जल से अपक्रिया कराई जाती है, यानी क्या होता है जब सोडियम धातु की जल से अपक्रिया कराई जाती है। तो ये अगला प्रश्न है घ नंबर, सोडियम धातु की जल से अपक्रिया कराई जाती है। तो ये धड़ाम से दग जाता है, बहुत तेज से आवाज़ होती है, ये बहुत क्रियाशील है। सोडियम धातु ज़्यादा क्रियाशील है, तो यह H2O से क्रिया करके, जल से क्रिया करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस निकल गई तो यहाँ Na यहाँ OH, तो ये बना लेगा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब क्रिया को संतुलित करेंगे, बाकी अब क्रिया संतुलित है, ये अब क्रिया को संतुलित करना पड़ेगा। यहाँ 2 1 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 2 से कर देंगे गुणा, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 2 से गुणा हो जाएगा, 2 सोडियम, यहाँ 1 सोडियम, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे और ये अब क्रिया आपकी संतुलित हो जाएगी। तो सोडियम धातु बहुत क्रियाशील है, इसकी जल से अब क्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेसिकली हाइड्रोजन गैस बनती है। अगला प्रश्न है, अथवा लगा के इसमें निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहला है इसमें 7वें का काम है भर्जन, कि भर्जन किसे कहते हैं। 7वें के अथवा में है भर्जन पूछा गया है, का नंबर। दूसरा पूछा गया है उभय अपघटन, उभय अपघटन। गा पूछा गया है संक्षारण, या इसे बोलते हैं धातु संक्षारण। देखिए उभय अपघटन का एक नाम है द्विविस्थापन और संचरण धातु संचरण है। इसको हम पिछले वाले सेट में करा चुके हैं, खा नंबर और गा नंबर। वैसे जान लीजिए उभय अपघटन को बोलते हैं द्विविस्थापन, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में दोनों अणु के परमाणु या आयन आपस में स्थानांतरित हो जाते हैं तो इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। संचरण क्या है, धातुएं नम वायु की उपस्थिति में धीरे धीरे उनका क्षरण होने लगता है, धीरे धीरे वो जंग लगना शुरू होता है तो उसे बोलते हैं धातु का संचरण। अब भर्जन, ये धातु अधातु वाले चैप्टर में है। जब हम किसी अयस्क को या बोलते हैं सांद्रित अयस्क को वायु की कम मात्रा में, आपूर्ति मात्रा में, इसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करते हैं तो यह क्रिया हमारी कहलाती है भर्जन। सिंपली एक चीज याद करना, जो सांद्रित अयस्क है उसको वायु की कम मात्रा में, जितनी वायु की मात्रा होती है उससे कम मात्रा में इसके द्रव्यमान के नीचे ताप पर गर्म करते हैं तो यह पूरी क्रिया भर्जन कहलाती है।